हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 23 मार्च 2017। सो आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज HIV एंड एड्स बिल 2014। द नेक्स्ट इज इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ISL डिक्शनरी। देन आफ्टर दैट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। फोर्थ इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सिक्स्थ इज यूरोपियन यूनियन। देन नेक्स्ट इज नाबार्ड। Then second last is World Water Day and last is International Solar Alliance. So start करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। First question is sorry. First question is HIV and AIDS Bill 2014 list various grounds on which discrimination against HIV positive person and those living with them is prohibited. मतलब इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि इनका डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है, कर नहीं सकते कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी का भी HIV पॉजिटिव पर्सन का। These include the denial, termination, discontinuation और unfair treatment with regards to। तो इनमें से कौन सी बातों के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स, थर्ड इज हेल्थ केयर सर्विसेज, फोर्थ इज लेंडिंग लोन एंड फिफ्थ इज रेसाइडिंग और रेंटिंग प्रॉपर्टी। सो ये ऑप्शंस दिए गए, आप चाहे तो पॉज करके देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ जी। एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। थर्ड भी तो ऑब्वियस है कि हेल्थ केयर सर्विसेज में तो इनको तो मस्ट ही है कि हेल्थ केयर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड होना। सो थर्ड भी है वो सही है, दैट इज हेल्थ केयर सर्विसेज में भी डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट कर दिया गया है। जो फोर्थ है इसमें नहीं किया है ऐसा, मतलब इसके इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है कि अगर लोन प्रोवाइड करना है किसी HIV पॉजिटिव पर्सन को तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब फोर्थ जो है उसका कोई प्रावधान नहीं है। और फिफ्थ जो है उसका भी प्रावधान किया गया है कि अगर आपको किसी को प्रॉपर्टी रेंट करनी है या फिर उसको किसी को रहना है तो सिर्फ इसको वो पर्टिकुलर व्यक्ति HIV पॉजिटिव है इस वजह से आप उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो हमारा आंसर जो है वो है डी 1, 2, 4 एंड 5। सो ये पुरानी न्यूज़ थी एक PIB की, दैट इज़ 2015 की न्यूज़ थी। रिसेंटली जो है वो राज्यसभा ने यहाँ पे कैबिनेट अप्रूव लिखा है, रिसेंटली जो है राज्यसभा ने इस बिल को क्लियर किया है। इसके बाद अभी ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की साइन के बाद ये एक जो HIV पॉजिटिव पर्सन है इनके लिए एक लीगल राइट बन जाएगा कि अगर HIV पॉजिटिव पर्सन्स को कोई भी किसी भी इन में से किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो कौन कौन से ग्राउंड पे? एम्प्लॉयमेंट जो हमारा ऑप्शन था, देन एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन तो चाहिए किसी को भी, देन हेल्थ केयर सर्विसेज, रेसिडिंग और रेंटिंग प्रॉपर्टी, स्टैंडिंग फॉर पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस एंड लास्ट क्या है प्रोविजन, तो इंश्योरेंस में भी अगर कर सकते हैं, किस कंडीशन पे? अनलेस बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टडीज। ओके, सो ये जो नया बिल है इसके बारे में ये प्रावधान है जो हमें याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट इज इट मेक्स ऑल्सो ऑब्लिगेटरी फॉर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक ऑब्लिगेटरी करता है, किस बात के लिए? तो एंटी रेट्रोवियल थेरेपी जो है ART वो प्रोवाइड करने के लिए, एंड साथ ही साथ अरेंज फॉर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो कौन सी पॉपुलेशन वल्नरेबल? मतलब विमेन एंड चाइल्ड, इनको भी एक रिस्क रिडक्शन के लिए काम करना है गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द इंडियन साइन लैंग्वेज ISL डिक्शनरी सून टू बी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी है वो नीचे में से कौन सी इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाई जा रही है, ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शंस दिए गए हैं, एसोसिएशन ऑफ विजुअल लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स ऑफ कैनेडा, द नेक्स्ट इज इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सी इज वर्ल्ड फेडरेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है बी, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये न्यूज़ थी रिसेंटली कि फर्स्ट इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी टू बी रिलीज सून। ये अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में पढ़ना हो ना तो हमने जो स्काई ब्लू कलर में दिया होता है ना वो न्यूज़ होती है, आप ऐसे ही डायरेक्टली गूगल कर सकते हो इस न्यूज़ को, आपको मिल जाएगी ये न्यूज़। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो फर्स्ट डिक्शनरी है साइन लैंग्वेज की, नेशन की फर्स्ट डिक्शनरी, वो जल्द ही लॉन्च करने वाली है। क्यों? तो एक जो हमारे देश के अलग, अब हमारा देश बहुत बड़ा है तो जो लोग हैं जिनको ये यूज़ कर सकते हैं ये डिक्शनरी, तो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाओ तो उनके साइन लैंग्वेजेस जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो जो ये दिव्यांग लोग जो होते हैं उनको कन्वर्सेशन के लिए कठिनाई आती है। सो गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि ऐसी एक सेपरेटली डिक्शनरी बनानी है।
तो और ये डिक्शनरी किसके द्वारा बनाई जाएगी अब? सो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसके द्वारा ये बनाई जा रही है। और इन्होंने अब तक 6032 हिंदी और इंग्लिश वर्ड जो है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में बना दिए। ओके, तो मतलब इनमें क्या क्या अवेलेबल करना है, तो प्रिंट एंड वीडियो फॉर्मेट में दोनों में भी अवेलेबल होगी है। और इसमें ये पिक्टोरियल और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और बाकी वर्ड्स ऐसे सभी में ये अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि रीज़न क्या है इसके बनाने के पीछे का। सो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है जो हमारी अभी का आंसर था। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। जो हमारा जो ये सेंटर जो है वो वही हमारा इंडियन साइन लैंग्वेज जो है उसकी डिक्शनरी बनाने वाला है। एंड चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Indian Sign Language Research and Training Center is an autonomous organization. Next is, it was established under the Societies Registration Act 1860. And third is, it comes under the Department of Empowerment of Persons with Disability, Divyangjan, under the Ministry of Health. Okay, so हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है, 1, 1, 2, 2, 3 एंड ऑल। तो जी ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि ये रजिस्टर किसके अंडर है, एस्टेब्लिश किसके अंडर है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्टर की गई है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो पार्शली करेक्ट है क्योंकि इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, ये बात सही है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नहीं आता है। ओके, ये किसके अंडर आता है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। सो हमारा आंसर हो जाता है बी 1 एंड 2। ये बातें तो हमने बता दी और ये इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंस्टीट्यूशन का, टू डेवलप मैन पावर फॉर यूजिंग टीचिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च इन इंडियन साइन लैंग्वेज। ये इसका मेन मोटो है कि ऐसी मैन पावर जनरेट करना जो लोगों को सिखा सके और साथ ही साथ रिसर्च कंडक्ट कर सके। किस पे, तो इंडियन साइन लैंग्वेज पे। क्यों करना है ये ऐसा, तो टू प्रमोट द यूज ऑफ ISL एज एन एजुकेशनल मोड इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज। ठीक है, सो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज, consider the following fact about right of children to free and compulsory education act and choose the correct statement। जी हम जिसको RT कहते हैं ना, ये इसका एक्चुअल ये नाम ये है। ठीक है, ये मतलब बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ RT का ही पूरा नाम है। RT describes the modalities of importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 years in India under Article 21A of Indian Constitution. Then next is, the Act makes education a fundamental right of every child between the age of 6 and 14 and specifies minimum norm in elementary school. And next is, ये थर्ड है, गलती से फर्स्ट आ गया है यहाँ पे, it requires all private school except the minority institutions to reserve 25% seat for poor and other categories of children. Okay, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है, 1, 1, 2, 2, 3 एंड ऑल। तो जी इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मतलब इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है कितने साल के बच्चों को, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। यह आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसके साथ साथ ये हमारा राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बन गया है जी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद लगभग कुछ 60 ईयर्स के बाद एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया था। क्यों, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब हमारे पास इतने फंड अवेलेबल नहीं थे कि हम एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना सके। अभी भी हमें ऐसा प्रावधान करना है कि 6% जो है वो एजुकेशन पे हमें खर्च करना है, लेकिन हम अभी भी हम GDP का 6% एजुकेशन पे स्पेंड नहीं कर पा रहे। ओके, तो और बाकी क्या है, तो प्राइवेट स्कूल जो है उनको भी RT ये 25% सीट जो है वो रिजर्व रखने का एक मैंडेटरी करता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो है उनको ये इसमें आते नहीं है RT के अंदर। ठीक है, मतलब RT के अंडर आते हैं लेकिन ये ऐसा 25% सीट्स इनको रिजर्व रखना जरूरी नहीं है। तो आंसर हो जाता है हमारा D, ऑल करेक्ट। जी ये छोटी सी न्यूज़ है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, कुछ अमेंडमेंट है जो हमारा RT एक्ट है इसमें। तो कौन सी क्या यहाँ पे अमेंडमेंट क्या की गई है, तो अमेंडमेंट इज टू एंश्योर ऑल टीचर एक्वायर मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सटेंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर 4 years अप टू 2019। It will enable in-service untrained elementary teachers to complete training to have minimum standard of qualification। मतलब जो टीचर्स है ना जिनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं है उनको ट्रेनिंग देना है, और ये 4 साल तक मतलब 2019 तक ये कंप्लीट करके इनका जो टीचर्स है एलिमेंट्री स्कूल के उनका एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना है। ये जो इसमें
मतलब आरटी में ये नया अमेंडमेंट किया जा चुका है। और एजुकेशन जो है वो इंडियन सिस्टम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी इस पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्ट बना सकते हैं। द एक्ट लेज डाउन द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल बॉडीज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जी ये जो बात थी ना, फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, ये क्या है ये देख लेते हैं। फ्री एजुकेशन मतलब क्या है, मीन्स नो चाइल्ड अदर देन चाइल्ड हुज पेरेंट, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा, इसके में एक्सेप्शन बाद में बताता हूँ, इसका ऐसा कोई भी बच्चा जो अगर फी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो उसको भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो अगर किसी के पेरेंट्स उसको स्कूल में भेजते हैं तो उनको फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो अब देखते हैं कंपलसरी एजुकेशन क्या है। इट कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, मतलब ये ऑब्लिगेशन करता है किनको, तो गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटीज को, टू प्रोवाइड एंड इंश्योर एडमिशन, attendance and completion of elementary education by all children in 6 to 14 एज ग्रुप। मतलब ये ऑब्लिगेशन करता है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ को कि किसी भी जो 6 से 14 साल का बच्चा है उसको एडमिशन मिल जाए, इसका अटेंडेंस हो सके और पूरा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विल बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। सो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए तवांग, बी माजुली, सी गुरुग्राम एंड डी इज गंगटोक। तो जी इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज माजुली। ये एक आज ही की ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस इनिशिएटिव टू डेवलप माजुली एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। इसमें अब क्या करना है, तो इन्होंने माजुली को फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट, मतलब कार्बन जितना कम से कम हो सके ऐसे प्रावधान करना है, न्यूट्रल एंड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। ये एक इन्होंने क्या लॉन्च किया है कैंपेन, तो फॉरेस्ट आर लाइव्स, ये कैंपेन लॉन्च किया है। और ये क्यों, तो असम की रिच जो डाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी, ये सेलिब्रेट करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है। और इसमें उन्होंने ऐसे लोगों से अर्ज किया है कि पोल्यूशन फ्री जो स्टेट बनाना है असम को, इसके लिए इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है। और इसमें क्या किया है, अवेयर अमंग द स्टूडेंट्स को जो हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स अवेयर हो जाएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो अच्छे से एनवायरमेंट का ख्याल रखेगी। And then, underlining the state government's goal to make green Assam, Mr. Sonwal said that everyone has to conserve nature and he urged all parents to gift one sapling to their children on their birthday and inspire them to plant trees। मतलब ऐसे इन्होंने हम जो पेरेंट्स है उनको रिक्वेस्ट की है कि आप अपने बच्चों को बर्थडे पे पेड़ गिफ्ट करें, सो दैट उनको इंस्पायर किया जा सकता है और पेड़ लगाने के लिए। तो माजुली जो हमारा आंसर है वो क्या है, तो माजुली है ना, ये असम में यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिसको ये हमारा ऐसा रिवर डिस्ट्रिक्ट है, ऑलराइट, रिवर आइलैंड है। और रिसेंटली इसको फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट का भी दर्जा हमारा दिया गया है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड होने के वजह से जो हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें भी दर्ज किया जा चुका है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Sixth question is consider the following about HDI and which of the following are correct। So HDI के बारे में कौन सा करेक्ट है। First is India gained one place from 131 to 130 among the 188 countries ranked in terms of human development according to 2016 Human Development Report। मतलब ये स्टेटमेंट ये है कि 2016 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमने एक पायदान जो है वो अच्छा कमा लिया है और 131 से 130 के पे आ गए among 188 countries। And next is the world top 3 countries in HDI are Norway, Australia and Switzerland। तो ये तो समझ आ गया होगा। तो कौन से करेक्ट है, बोथ करेक्ट, टू करेक्ट, वन करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो जी इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, सॉरी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये गेन नहीं है। हमने एक मतलब 130 था पिछले साल, वो हम 131 हो गए, ये गेन नहीं है, तो एक पायदान स्लिप हो गए हम, ठीक है। ये न्यूज़ थी, इंडिया स्लिप्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आंसर हो जाता है बी। सॉरी मैंने पहले गलती से ऐसे बोल दिया था। इंडिया स्लिप डाउन वन प्लेस फ्रॉम 130 टू 131। और हमारा जो अभी रैंक है ना वो हमारे बाकी जो नेबर्स है उनसे भी कम है। मतलब श्रीलंका जो है, श्रीलंका, मालदीव्स, ये भी हम सार्क कंट्रीज है जो हम हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं
इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और हमारा जो स्कोर है वो है 0.624, और हम किस ग्रुप में आते हैं, तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इस कैटेगरी में आते हैं। और हमारे साथ साथ जो बाकी देश है ये कॉन्गो, नामीबिया एंड पाकिस्तान भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे ही इस मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप में कैटेगरी में आता है। और ये जो रैंक है वो किसके द्वारा, रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP जी। और पहले टॉप 3 देश कौन से, तो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। और देख लेते हैं और भी कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में। वो ये किस बात का मेजर करता है, तो असेसिंग प्रोग्राम इन द 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कौन कौन से है, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ओके, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट इज एक्सेस टू नॉलेज, एजुकेशन एंड नॉलेज, एंड लास्ट इज एक्सेस टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जी ये बात है ना, मतलब ऐसे जो कुछ अच्छे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो इंडेक्स आते हैं उनको याद रखिए। ये ना आप मेंस में भी एज अ एग्जांपल किसी क्वेश्चन में कोट कर सकते हो, साथ ही साथ ऐसे में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स में भी कभी कभार ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि इनको कौन पब्लिश करता है, साथ ही साथ ये हमारा रैंक क्या है वगैरह, ये हमें बातें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये एक बात भी है कि हमारा जो रैंक है ना वो ब्रिक्स नेशन में भी सबसे नीचे है। और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ना, इस वजह से हम एटलीस्ट 131 तक तो रहे हैं। नहीं, अगर ये हमारा एम्प्लॉयमेंट MG नरेगा स्कीम नहीं होती तो हमारा रैंक जो है वो और भी नीचे होता, ऐसा ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट यूरोपियन यूनियन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो EU के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें बताना है। द ट्रीटी ऑफ रोम एस्टैब्लिशेज द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC और कॉमन मार्केट। And next is the Maastricht Treaty is signed laying the foundation for single European currency। तो करेंसी का ट्रीटी कौन सी है, तो मैस्ट्रिच ट्रीटी एंड ट्रीटी ऑफ रोम की वजह से EEC जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें कॉमन मार्केट का प्रावधान था। तो हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है, 1, 2, नन ऑफ द अबव एंड बोथ। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ। सबसे पहले ना ये 6 देशों ने मिलकर, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, ये तो हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन बस बताना है। तो इन्होंने मिलकर एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी स्टार्ट की थी। बाद में इसकी 1957 में, ये हमने क्वेश्चन क्यों ऐड किया, तो अभी मतलब परसों इसको 60 ईयर्स होने वाले हैं। और साथ ही साथ जो EU है ना वो ब्रेग्जिट के बाद भी चर्चा में है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन फॉर्म किया था। तो 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम एस्टैब्लिश की गई और जिससे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई थी, जिसमें कॉमन मार्केट का प्रावधान था। इसमें फिर कुछ बाकी देशों ने पार्टिसिपेट किया और अभी ब्रिटेन के EU छोड़ने के बाद कुछ 28 कंट्रीज इसमें EU में है। और बाद में 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन की गई, जिसने एक सिंगल यूरोपियन करेंसी को फाउंडेशन किया। एंड देन ऑन नवंबर 1993 EEC बिकम यूरोपियन यूनियन। इसके बाद मतलब जो लिस्बन ट्रीटी है, इन्होंने इन ट्रीटी को कब अमेंड करके लिस्बन ट्रीटी फॉर्म की गई और उससे यूरोपियन यूनियन स्टार्ट कर दी गई, मतलब एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नाबार्ड। So NABARD is an apex development body in India, headquartered in Mumbai with branches all over India. Next is NABARD was established on the recommendation of B. Shivraman Committee. Third is the Union Cabinet gave its nod to sleeve the proposal including raising the authorized capital of NABARD from existing 5,000 crore to 30,000 crore। मतलब कैबिनेट जो इसको मंजूरी दे दी है कि इनका जो कैपिटल है उसको 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ बनाना है। एंड लास्ट इज अर्लियर नाबार्ड कुड लेंड टू मीडियम एंटरप्राइज एंड हैंडलूम फर्म्स। सो मतलब पहले जो है वो नाबार्ड ऐसा कर सकता था कि मीडियम एंटरप्राइज और हैंडलूम फर्म जो है उनको कुछ पैसे सहायता कर सकता था। ऐसे ये 4th स्टेटमेंट है। तो कौन सा करेक्ट है, 1, 1 and 2, 1, 2, 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसके पहले 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, 4th जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। ये अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई इसमें ये ऐड कर दिया गया है कि अब से नाबार्ड जो है वो मीडियम एंटरप्राइज और हैंडलूम फर्म्स को भी कुछ पैसे लेंड कर सकता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि अभी जो इसका पेड अप कैपिटल है, मेन कैपिटल है, वो 5,000 से 30,000 कर दिया गया है। इसको नाबार्ड को शिवरामन कम्युनिटी की रिकमेंडेशन द्वारा बनाया गया था और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये जो 3rd स्टेटमेंट है ना हमारा, ये 3rd स्टेटमेंट, इसी के बारे में आज न्यूज़ है।
तो जब स्टार्ट कर दिया गया तो नाबार्ड का कॉर्पस था 100 करोड़ रुपीज़, अभी ये 30,000 रुपीज़ कर दिया गया है। और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कैबिनेट ने अल्सो गिव इट्स नॉड फॉर ट्रांसफर ऑफ आरबीआई 0.4% इक्विटी इन नाबार्ड। जो आरबीआई की 0.4% की इक्विटी थी नाबार्ड में, दैट इज अमाउंटिंग 20 करोड़ टू दी गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई की भी जो इक्विटी थी अब गवर्नमेंट के पास आ चुकी है। क्यों किया ऐसा? टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आरबीआई रोल इन बैंकिंग रेगुलेटर एंड शेयर होल्डर इन नाबार्ड, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता था तो उसको कम करने के लिए जो आरबीआई की जो इक्विटी थी वो भी अब गवर्नमेंट के पास आ चुकी है। ठीक है, और अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड वाटर डे। जी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता तो है नहीं, लेकिन जी करंट अफेयर के बारे में बताना था। और ऐसी बातें हैं ना, अगर वाटर रिलेटेड कुछ ऐसे है, पिछले साल भी आया था वाटर रिलेटेड ऐसे आए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द थीम ऑफ वाटर डे 2017 इज वेस्ट वाटर। नेक्स्ट इज World Water Day is held annually on March 22 as a means of focusing attention on the importance of fresh water and advocating for sustainable management of fresh water resources। तो कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो जी ये बस हमें इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए हमने इसके दोनों भी ऑप्शन जो करेक्ट कर दिए है। सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया है, इसके दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बी नहीं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ये पीआईबी की न्यूज़ थी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स वर्ल्ड वाटर डे 2017। तो जो हमने बताया कि मार्च 22 को ये सेलिब्रेट होता है और इस बार की थीम जो थी वो है वेस्ट वाटर। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसने रेकमेंड किया था, और बाद में 1993 से हमारा जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है इसने डेजिग्नेट कर दिया मार्च 22 को एज अ फर्स्ट वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, और ये भी एक स्टैटिस्टिक है जो आप कोट कर सकते हो। टुडे 1.8 बिलियन पीपल यूज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विथ फिश, पुटिंग देम एट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड एंड पोलियो। मतलब इतने लगभग 200 करोड़ लोग, 200 करोड़ ना, हाँ 200 करोड़ लोग जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं, उस वजह से कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, पोलियो ऐसे जो डिसीजेज है वो उनको हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10th is consider the following fact about International Solar Alliance and choose the correct statement। So जो ISA है उसके बारे में हमें correct statement बताना है। So first is the International Solar Alliance is an alliance of more than 120 countries, most of them being sunshine countries, which come either completely or partly between the Tropic of Cancer and equator। Next is the alliance primary objective is work for efficient exploitation of solar energy to reduce the dependence on fossil fuels पे जो dependence है वो कम करना है और solar energy का जितना हो सके उतना use करना है। And next is the framework agreement of International Solar Alliance opened for signature in Marrakesh, Morocco in November 2016 and 121 countries have joined। ठीक है, ये थर्ड क्या है कि साइनिंग के लिए मराकेश में मोरक्को में 2016 में ये ओपन कर दिया गया था और 121 कंट्रीज ने अब तक इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। एंड लास्ट इज इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है, ऐसा लास्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सा करेक्ट है हमें बताना है। ऑल करेक्ट 1 2 3 2 3 4 1 3 4। तो जी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इनके बीच में आता है। जो इनके बीच में जो 120 कंट्रीज है, कैसे कंट्रीज, तो ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कंप्लीटली और पार्शियली, मतलब ऐसा देख, आप तो जानते हो कि हमारा जो इंडिया है वो जो हमारा कैंसर है उसके कैंसर जो है वो बीच से जाता है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश से जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया कवर किया है। क्यों? क्योंकि ये पार्टली आता है इनके बीच। तो ये याद रखना है, कंप्लीटली और पार्टली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच आने वाले 120 जो देश है वो इस आईएसए के मेंबर्स है। देन इसका ऑब्जेक्टिव तो ये बात है ऑब्वियसली, और ये बात है ना थर्ड स्टेटमेंट वो अच्छे से देख लीजिए क्या है इसका। जी एक मिनट में देखता हूँ। जो पहली बात मतलब क्या कि मोदी सर ने ये किस का जो 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट हुई थी ना यूएनएफसीसी की, वहाँ पे इसको लॉन्च किया था, लेकिन इसको साइनिंग के लिए अभी जो 2016 में मोरक्को में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ पे इसको साइनिंग के लिए रखा गया था। ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट था जो हमें बताना था आपको। और साथ ही साथ ये न्यूज़ क्या थी, तो ये कोई एक व्यक्ति है श्री उपेंद्र त्रिपाठी, इनको अपॉइंट कर दिया गया एज अ फुल टाइम इंटरिम डायरेक्टर ऑफ आईएसए। ठीक है,
तो बातें हैं कि गुरुग्राम में किया गया है। हम जो है ना इंडिया इसको $27 मिलियन अगले 5 साल तक इसको प्रोवाइड करने वाले। एंड द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय मोदी एट इंडिया अफ्रीका समिट एंड मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज अहेड ऑफ 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। जी, हमारे मोदी सर ने और फ्रांस के जो अध्यक्ष है हॉलैंड सर, फ्रांसिस हॉलैंड, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, तो देख लेते इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एनकरेजिंग कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करना है, साथ ही साथ इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सेस, द नेक्स्ट इज बिल्डिंग कैपेसिटी, एंड लास्ट इज रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क अक्रॉस अ लार्जर ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इन सभी देशों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा ये लास्ट स्टेटमेंट है। और ये जी ये देश देख लीजिए एक बार, शायद ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से देश जो है वो आईएसए का पार्ट है, क्योंकि हमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा बात थोड़ी ना है कि 121 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, हमें तो ये बात देखनी होगी कि कैप्रिकॉन और कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है इनमें से देश एक बार देख लीजिए कौन कौन से देश जो है वो इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग।